नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि लगातार आप लोगों के फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पे मैसेज, टेलीग्राम पे सजेशन, फेसबुक पे आपका कमेंट के माध्यम से जानकारी मिली कि आप लोग जो है कक्षा 8 के साइंस भी कक्षा 8 की जो साइंस है उसकी भी क्लास चाहते थे। तो आज कक्षा 8 के विज्ञान विषय के फर्स्ट चैप्टर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और यदि आपको लगता है कि नहीं इससे और लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा तो आप हमारे चैनल को शेयर कर दें उन तक, जिससे वो भी आ जाएं। तो आइए हम बहुत समय न लेते हुए जस्ट स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ये आपका चैप्टर का नाम है जिसको आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है न्यूली प्रोग्रेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में या दिनचर्या के लिए क्या क्या प्रगति किया है, किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ है, कैसे हमारा जीवन लगातार जटिल कार्यों को सरलता का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कार्य बहुत जटिल थे वो कैसे हमारे सरल हो गए, उनको करना कितना आसान हो गया। तो आइए, जैसा आपने पढ़ा है कि हमारे जो दैनिक जीवन है हमारा, उसको विज्ञान ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसका मतलब यह है कि तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत नवीनतम परिवर्तनों का जो है परिवर्तन हुआ है, जिसका अध्ययन हम करेंगे। आप समझिए पहले क्या था, मैं आपको बता दूं। पहले जब आप समझ लीजिए लगभग 100-200 वर्ष पहले ना इतने संसाधन थे। आपको अगर बात करना था, आपको टीवी देखना था तो आप कहाँ था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो ये जो लगातार आप में प्रगति हुई है, जैसे आपको मैं बता दूं कि प्रगति इस तरीके से संचार के क्षेत्र में भी हुआ आपका प्रगति, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुआ, रक्षा व्यापार प्रगति जो है विभिन्न क्षेत्रों में हुआ विज्ञान का, जिसमें आपका संचार है, आपका अंतरिक्ष है एवं रक्षा विभाग है, आपका कृषि विभाग है, आपका परिवहन है, आपका परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य और शिक्षा का क्षेत्र है आपका। ठीक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा में सूचना तकनीकी का जो विकास हुआ है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसकी प्रशंसा हम करें वो शब्दों में हमें लगता है नहीं कर सकते। तो शिक्षा में तकनीकी जो हुआ है, जो है शिक्षा में सूचना तकनीकी एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक, तो इनके माध्यम से, और एक आपका है ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाएगा, अभी आप जब स्टेप वाइज समझेंगे तो आप सारी चीज़ आप समझ जाएंगे। कहने का मतलब ये है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो जो क्षेत्र हमारा जैसे संचार का क्षेत्र है, अंतरिक्ष एवं रक्षा का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, परिवहन का क्षेत्र है, व्यापार एवं वाणिज्य का क्षेत्र है, शिक्षा एवं सूचना तकनीकी एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस, इतनी क्षेत्र हैं। इनमें जो है किस तरीके से प्रगति हुई है उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों से डटकर सामना किया है। मैं आपको बताता हूं कि मूलभूत चुनौतियों में हमारे क्या कृषि उद्योग हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक, इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के लिए आप समझिए उद्देश्यों के साथ साथ कृषि उद्योग और
संचार परिवहन आदि क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संचार के क्षेत्र में प्रगति। देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम के साथ बैठ जाइए, कहीं भी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लिखने की ज़रूरत होगी तो आप लिख लीजिएगा, हम स्क्रीन से हट जाएंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संचार के क्षेत्र की अगर हम बात करें, संचार के क्षेत्र की अगर हम बात करें कि इसमें नवीनतम प्रगति कैसे हुई है, तो इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, और हमें लगता है कि आप सब लोग भी इसको भली बात जानते हैं कि संचार का मतलब क्या होता है। संचार का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से अपनी बात को पहुंचाना, ठीक, हमारे विचारों का आदान प्रदान होना किनके माध्यम से होगा ये हम देखते हैं। देखिए, संचार मानव की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और संचार के क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, पहला आप ले लीजिए, फ़ोन ही ले लीजिए भैया। अब फ़ोन अगर आपने लिया तो आपके चाहे जो फ़ोन हो, आपका मोबाइल हो या फिर आपका लैंडलाइन हो, है तो संचार का साधन ही, ठीक। फिर आपका संचार का साधन टेलीविज़न, टीवी जो होती है, जिसको टेलीविज़न कहते हो, डिजीज वाला नहीं, ठीक। ये है आपका कंप्यूटर भी आपका है। देखिए, आप देखते जाइए संचार के साधनों में, ठीक, कंप्यूटर आपका है। और आपका जो है, अगर हम करें इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके आए, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका है, और नवीनतम नवीन डाक सेवा ये भी जो है आपका संचार के। मैं इसको बता दूं कि नवीनतम जो डाक सेवा है, जिसका नाम है ई पोस्ट, डाक विभाग ने इसका नाम ई पोस्ट रखा, और इसकी शुरुआत जो है 2004 में हुई। 2004 में इसकी शुरुआत हुई नवीन डाक सेवा की, जिसको डाक विभाग ने ई पोस्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? ई पोस्ट नाम दिया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, नवीनतम डाक सेवा है। फिर अगर आ जाएं तो टेलीफोन आपका होता है, या आप कह लीजिए मोबाइल होता है, ठीक। क्या होता है? मोबाइल होता है। आपका इंटरनेट है भाई, इंटरनेट। ये सारी चीज़ जो है आपकी क्या होती हैं, कुल मिलाकर ये आपका नवीनतम प्रगति है संचार के क्षेत्र में। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं आप, ठीक, समझिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं आप। और अगर इसी में हम ले लें तो आप जो है ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, आप 3G 4G और यहाँ तक 5G, 3G और ये आपका 3G और 4G और 5G तक भी बात चल गई। इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों का जो आविष्कार हुआ, इन चीज़ों ने हमारे दैनिक जीवन में जो मूलभूत चीज़ें थी उनको किस तरीके से आसान बनाया, इसको हम इससे समझ सकते हैं कि संचार के क्षेत्र में आज आप समझ लीजिए 20वीं शताब्दी में मोबाइल पर सब कुछ जो है उपलब्ध है, चाहे जो आपका हो, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। टेलीविज़न के माध्यम से आप दूर दूर की खबरों को जान लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आप बहुत बड़े बड़े डेटा आप उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। आप किसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं। आपको केवल डेटा इनपुट देना पड़ता है, आउटपुट वो स्वयं करके दे देता है। और अगर हम नवीन डाक सेवा की बात करें, भाई चिट्ठी पत्री में देर लगता है, टाइम लगता है जाने में वहाँ से वहाँ, लेकिन जो डाक विभाग ने ये क्वेश्चन भी आपका आता है, जैसे आपका आया नवीन डाक सेवा प्रारंभ हुई। मैं बता दूं ये यूपी टेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, और यूपी टेट अगर आपको देना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इस बात को मान लीजिए। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इस बात को आप यकीन कर लीजिए। इसलिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। अभी उसमें ही सवाल आ जाए कि नवीन डाक सेवा कब प्रारंभ किया, तो उत्तर आपका क्या होगा? 2004 होगा। और आ जाए डाक विभाग ने नवीन डाक सेवा को क्या नाम दिया, उसका नाम है आपका ई पोस्ट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद जो संचार के साधन हैं वो नए
जो है आयाम उपस्थित जो है जुड़ते गए। और जो ये आपकी नवीन डाक सेवा है ये किसके माध्यम से हुई, ये डिपेंड है सूचना तकनीक पर। किस पर है? सूचना तकनीक पर। इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और फिर मोबाइल की बात अगर हम करें, एक एक करके हम बात करते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइए। अगर हम मोबाइल की बात करें, किसकी बात करें? मोबाइल की। तो आज दुनिया की हमें लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो मोबाइल पर उपस्थित ना हो सके। चाहे जो आप सारा काम कर सकते हैं, मोबाइल, बड़ी बड़ी मोबाइलें आ गई हैं। और इंटरनेट क्या करता है? एक दूसरे को क्या करते हैं? आपस में जोड़ता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल पर उपलब्ध हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप ले लेते हैं जिससे आपको नेट की प्रॉब्लम नहीं होती है। और 3G 4G 5G जो जनरेशन के आज की चीज़ें बढ़ रही हैं, वो सब किसकी देन है? वो सब वैज्ञानिकों की देन है। और वो किसकी? विज्ञान की देन है। कहने का मतलब क्या है? विज्ञान, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, इन सब लोगों ने, इन सब चीज़ों ने मिलकर हमारा जो जीवन है उसको बहुत ही आसान कर दिया। इसी के आगे चलते हुए अब हम पढ़ेंगे शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी किस प्रकार से जो है अपना रोल है और उसको किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, इतनी चीज़ें हो गई संचार के क्षेत्र में। अगर आपसे कोई पूछे कि संचार के क्षेत्र में कौन सी नवीनतम प्रगति है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं संचार के क्षेत्र में टेलीविज़न का आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार, नवीन डाक सेवा का आविष्कार, मतलब शुरुआत, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्रॉडबैंड, 3G 4G 5G, ये सब क्या है? ये नवीनतम प्रगति है, न्यूली डेवलपमेंट है आपका किसमें? जो है कम्युनिकेशन एरिया में। ठीक, तो चलिए अब हम दूसरा स्टेप आते हैं। आपका दूसरा स्टेप देखिए, कक्षा 8 के बच्चे हैं, हमें लगता है बहुत ज़्यादा आपको नहीं, इतना आपको पढ़ाया जाए जो आप पढ़ लें। देखिए, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसको हम कहते हैं ICT। क्या कहते हैं? ICT के क्षेत्र में, देखिए, के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई विज्ञान की, इस बात को हम जानते हैं। देखिए, ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहली चीज़ आपका जो अगर आ जाए कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आप लिखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, मतलब क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। मैं बता दूं, इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपनी जो सूचना है उसको, उसकी क्षमता यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है बढ़ा रहे हैं। अपनी जो उनको सोचने की क्षमता है, उनको समझने की चीज़ें हैं, वो बहुत ही आराम से उसको गेन करते जाते हैं और अपने जो पढ़ने का दायरा है उनका बड़े आसानी से बढ़ता जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसकी बात जो है करते हैं। आप देख लीजिए, इसी के अंतर्गत आपकी स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस होती हैं। स्मार्ट क्लासेस कैसी होती हैं, आप इस बात को जान लीजिए। आप कमरे में डिजिटल क्लास होती है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्लासें होती हैं, बच्चे बैठे होते हैं, सारी चीज़ उस पर आ जाती हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के कारण ई बुक लॉन्च की गई। आज आप देखिए, मोबाइल फ़ोन पर ही किताबें आ जाती हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, आपके पास लैपटॉप हो, ठीक, कुछ भी हो, जो आपको जो है टैबलेट हो, उस पर आप किताबें डाउनलोड कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। तो ई बुक का सिस्टम भी जो है आपका आराम से हो जाता है।
फिर अगर हम बात करें तो इसी के कारण ही जो शैक्षिक विस्तार है, एजुकेशनल एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। लगातार शिक्षा का विस्तार हो रहा है। तो शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है, यानी सूचना जो आईसीटी है वो नवीनतम प्रगति है। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा में नवीनतम प्रगति क्या है, आप कहिए शिक्षा में नवीनतम प्रगति आईसीटी है, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपका संचार और प्रौद्योगिकी तकनीक है। ठीक, ये आपका क्या है, संचार और प्रौद्योगिकी, ये आपका शिक्षा में जो है नवीनतम प्रगति है, जिसके कारण आज देखिए हम घर बैठे बैठे स्मार्ट क्लासें पढ़ लेते हैं। जैसे आप घर बैठे बैठे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ई बुक का माध्यम है, बुक वहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। स्मार्ट क्लास, ठीक, एजुकेशनल एक्सपेंशन वो बढ़ ही रहा है। और अगर आपसे कोई कहे, एक नाम सुने होते डिजिटल क्लासें, तो डिजिटल क्लासें भी इसी के थ्रू मिल रही हैं। यानी कहीं ना कहीं आईसीटी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो है आप विश्वसनीय जो है उसको क्या कहते हैं, अविश्वसनीय बढ़ाया है, अविश्वसनीय रूप से बढ़ाया है। इसका मतलब बहुत ही शानदार तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य आईसीटी कर रही है। और निश्चित ही आईसीटी जो आज कहते हैं ना कि वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर के युग में अगर आईसीटी शिक्षा में अपना अहम रोल ना अदा करे तो हमें लगता है इस कोरोना जैसी महामारी में हम सब घर बैठे ही कुछ नहीं कर पाते, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन भी नहीं पढ़ पाते। तो आईसीटी का बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, एजुकेशन में। ठीक, अब हम बात करें नेक्स्ट एरिया की, जहां पर जो है विज्ञान के द्वारा क्या क्या हुआ। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है हमारा, जिसको कहते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आपको मैं बता रहा हूं, अभी जैसे मैंने कहा था कि सीटेट और टेट के विद्यार्थी भी यहाँ से सवाल जो है जान सकते हैं, जो है उनको समझ में आ सकता है, और वो यहाँ से 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ से आता है, एक सवाल यहाँ से आता है, आपके टेट में आता है, साइंस में भी आ जाता है, और कभी कभी आपके एनवायरनमेंट में भी आ जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं, मैं बता दूं आपको, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं, कार्यक्रम के जनक वो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये है कौन, अंतरिक्ष के जनक हैं। इनकी अध्यक्षता में सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं इंस्कोस्पार कहते हैं, मतलब INCOSPAR, ये शॉर्ट में कहते हैं इसको। ठीक, इसका गठन हुआ, कब गठन हुआ, सन 1962 में। सवाल देखिए कैसे पूछते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। 1962 का अगर सवाल आता है, कैसे कहते हैं, इंस्कोस्पार का जो है गठन कब हुआ, सन 1962 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ। नाम क्या है पूरा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और यहीं से एक सवाल आता है आपका, इसरो की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इसरो की, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन। ठीक, चलिए ये आपका है, इसका भी गठन विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में हुआ और कब हुआ? 1969 में हुआ। मतलब आप यहाँ से 3-4 सवाल आपके हैं जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो और चाहे आपका कक्षा 8 हो, यहाँ से ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं बता दूं, अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जिस प्रकार से विज्ञान का नवीनतम प्रगति हुई, अभी रॉकेट, छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय, आप इनसेट लिखा होता है, इनसेट लिखा होता है, इसका मतलब क्या हो गया? इंडियन सैटेलाइट हो गया। क्या हो गया? इंडियन सैटेलाइट हो गया। ये भारतीय उपग्रह जो है आज विज्ञान, इसके क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के कारण ही संभव हुआ है। और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह यानी IRS होता है, आपका जो IRS होता है ये भी आपका किससे रिलेटेड है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। ये भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि दूरदर्शन प्रसार जो आपका है, मौसम विज्ञान, आज देखिए अगर आपको सूचना दी जाती है कि नहीं बारिश इस तारीख को होनी है तो उस दिन को होती है। इसका मतलब ये है कि लगातार जिस तरीके से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान के द्वारा नवीनतम प्रगति हुई है, उससे इतना सटीक जानकारी जो है मिलना, ये बहुत दुर्लभ चीज़ थी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण जो है आज इस तरीके से हुआ। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार की, योग बनाया, जिसमें एक है आपका PSLV, एक है आपका PSLV, और PSLV को कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हो जाता है, समझ लीजिए इसको, इसका मतलब ये हो जाता है कि ध्रुवीय जो आपका होता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट, ठीक, और लॉन्च व्हीकल्स, ये है जो आपका, इसका मतलब होता है ध्रुवीय, ठीक, और सैटेलाइट का मतलब उपग्रह है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक, प्रक्षेपण यान, इसका भी आविष्कार। और एक है आपका GSLV, एक है आपका GSLV का मतलब होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, मतलब भू या जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स, इसका मतलब हो गया भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या हो गया? भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान हो गया। तो इन 2 रूपों में जो है इस हुआ है। और GSLV के द्वारा मतलब इसके द्वारा सन 2004 में, समझिए, इसके द्वारा सन 2004 में सितंबर, ठीक, इसके द्वारा सन 2004 में सितंबर 2004, आप मान लीजिए, मतलब 2004 के सितंबर माह में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया, EDUSAT। क्या कहा गया? EDUSAT मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट, शिक्षा उपग्रह जो पूर्ण रूप से शिक्षा को समर्पित है, जो पूर्ण रूप से शिक्षा को समर्पित है। तो अगर आपसे सवाल कोई पूछ ले EDUSAT क्या है, तो आप कह दीजिए एक प्रकार का शिक्षा उपग्रह है जो शिक्षा को समर्पित है। कहने का मतलब है शिक्षा संबंधी जितनी चीज़ें हैं वो EDUSAT के माध्यम से हमें मिलती रहती हैं सारी जानकारी। और ये लॉन्च कब हुआ? 2004 में हुआ। किसके थ्रू हुआ? GSLV के थ्रू हुआ और सितंबर में हुआ। GSLV अगर आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप कह दीजिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, मतलब भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये हो गया। और PSLV अगर आपसे कोई पूछे तो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इन चीज़ें जो है आप समझ लीजिए कि ये आपके अंतरिक्ष में है। आज आपका अग्नि मिसाइल है, आज आपका अर्जुन है, आज आपका ब्रह्मोस है,
ठीक, जितने भी मिसाइलें हैं ये सब जो है नवीनतम प्रगति है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। तो यहाँ से हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को समझ सकते हैं। ठीक, अब अगर हम रक्षा की बात करें, अब अगर हम रक्षा विभाग की बात करें, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में इसकी बात हम कर लें, रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो उसमें देखते हैं विज्ञान की कैसे नवीनतम प्रगति हुई है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में चलिए इसमें हम देखते हैं कि कैसे विस्तार हो रहा है। देखिए, आपने नाम सुना होगा जो प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए विज्ञान संगठन कुछ नई तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का बनाया। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नति होना ही एक अच्छे भविष्य, देश के अच्छे भविष्य का परिचायक होता है। अर्थात जिस देश की रक्षा व्यवस्था उच्च कोटि की होगी उस देश का भविष्य वाकई में बहुत। एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कई विकास संगठनों ने मिलकर भारतीय रक्षा और प्रतिरक्षा की तकनीक की नीति के अनुसार एक जो है एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम है DRDO। और DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। समझिए इस चीज को। इसका मतलब है हिंदी में अगर हम कहें तो अनुसंधान एवं रक्षा, देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा विकास क्या हुआ? संगठन हुआ। ठीक, ये इसका पूरा नाम हुआ और इसके अंतर्गत जो है ये नवीनतम प्रगति है जिससे रक्षा विभाग लगातार जो है मजबूत हो रहा है। कभी कभी इसका नाम आ जा सकता है कि जो है DRDO का पूरा नाम है तो आप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन लिख सकते हैं, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं। और इसी के कारण अभी हम आपसे कहें, इसी के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें जैसे आपकी पृथ्वी है, आधुनिक प्रणालियों से लैस आपका युद्धक टैंक अर्जुन है, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित विमान जो है आपके हैं, लक्ष्यभेदी विमान है, वैक्यून है, ये सब जो है DRDO की नवीनतम प्रगति है। DRDO के कारण ही सब संभव है। इसका मतलब जो भी है आपका, आप अर्जुन टैंक ले लीजिए, ठीक, और बिना चालक के लक्ष्यभेदी विमान है आपके, ठीक, और आपका जो है पृथ्वी है आपकी, जो पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये सब क्या हैं? ये सब आपकी नवीनतम प्रगति है। अभी आपको वैक्यूम बैरज है प्रणाली, जो क्या है वैक्यूम बैरेज, ये जो प्रणाली, ये सब किसके कारण है? DRDO के कारण है। क्षेत्र कौन है आपका? रक्षा एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र है। क्या है? रक्षा एवं प्रतिरक्षा है। अब मैं बता दूं जल अभियानों के लिए, अभी इसमें ही बात छोड़ दें, आकाश है आपका प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। क्या है? प्रक्षेपास्त्र, ये हिंदी जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है आपका? बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जैसे आपकी आकाश है, ठीक, ब्रह्मोस है, आकाश ब्रह्मोस, सुपरसैनिक, ये जो मिसाइलें हैं ये प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। इसका मतलब जो ये कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं बहुत नवीनतम प्रगति की हैं। इससे आज हमारा राष्ट्र लगातार मजबूती की ओर अग्रसर है और हम अन्य राष्ट्रों की तुलना में बेहद ही शक्तिशाली और मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे दुश्मन देशों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं और हमारी मजबूती भी बढ़ रही है।
जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री जो बेड़े हैं और सामरिक मिसाइल हैं, आकाशीय प्रक्षेपास्त्र का विस्तार हुआ। अभी आप देखिए सन 1998 में, कब, सन 1998 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक द्वितीयक परमाणु परीक्षण में निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक, 1998 में जो आपका परमाणु परीक्षण हुआ उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। और इसी के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में आज INS कोचीन, ठीक, जो आपका है अरिहंत, ये युद्धपोत का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रक्षा और प्रतिरक्षा में किस प्रकार जो है नवीनतम प्रगतियाँ हुई हैं, नवीनतम विकास हुआ है, जिससे आज हमारा देश लगातार मजबूती की अग्रसर है। तो आज के इस जो है वीडियो में सिर्फ इतना ही। कक्षा 8 के विद्यार्थी, आप पुनः मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई आप लगातार जारी रखें। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद हम सारे सवालों को भी हल कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।